हाँ, तो प्रिय साथियों, आप सबका अभिवादन है। मैं आपका साहिल सर आपका बड़े तहे दिल से अभिवादन करता हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होंगे। आशा और उम्मीद कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। राइट नाउ भाषा विज्ञान का जो डेस्क्रिप्टिव पॉइंट है उस पर आज हम गंभीरता से विचार करेंगे। यहाँ कुछ बातों पर आपको आश्चर्यजनक होगा और कुछ जगह पर आपकी अवधारणाएं बदल जाएंगी, क्योंकि हम कई मर्तबा अंदाज़ा लगाते हैं। वो अंदाज़ा भाषिक तौर पर सही नहीं होता। भाषा बड़ी विचित्र है। वाणी और पानी किस तरह बदलता है, उसका प्रभाव क्या क्या इंगित होता है और कब से चला, ये बड़ा क्यूरियोसिटी का विषय है, जिज्ञासा का। इस तरफ आप कभी बढ़े ही नहीं, क्यों? ये आपके पास एक ऐसा वरदान है जिस पर आपने कभी विचार नहीं किया। आपने ऊपर देखा, आकाश में सितारे कहाँ हैं, इतनी दूरी पर क्यों हैं, इतने गहरे क्यों हैं, इन चीज़ों पर आपका विचार हुआ हमेशा। लेकिन जो सबसे बड़ा वरदान है मानव जाति को, वो वाणी का वरदान है। हम अन्य प्राणियों से, अन्य जीवधारियों से श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास वाणी का वरदान है। और जिस सौंदर्यमयी जगत के तुम दीदार कर रहे हो अथवा दर्शन कर रहे हो, वो अंतोगत्वा भाषा ही देन है। भाषा से ज्ञान यहाँ से वहाँ जाता है। भाषा से, वाणी से ईश्वर को बुलाया जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जो शक्तिमता है वो पावर ऑफ वर्ड्स की है। उस प्रत्येक व्यक्ति ने राज किया जिसके पास भाषिक ताकत रही है, चाहे वो अभी थोड़ी, इसको मैं लेटेस्ट बात कहूँगा। बाबर जब 1526 में आया काबुल से, तो अपने 500 भूखे सैनिकों को ये कह कर के लेके आया था कि तुम्हें बाबर के मुकद्दस तराजू की कसम, हिंदुस्तान को फतेह कर लो, जो मांगोगे अता किया जाएगा। खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है। ये भाषा ही ताकत है, शास्त्र की ताकत है। शस्त्र की धार जब कुंठित पड़ जाती है तो मेरे जैसे योद्धाओं को शास्त्र उठाना पड़ता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने महाभारत में शस्त्र नहीं उठाया लेकिन शास्त्र उठा लिया। शस्त्र में अप्रत्यय प्रयोगित करने पर शास्त्र शब्द की निर्मित होती है। अस्तु आज उसी भाषिक स्वरूप पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं कि वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत। आपको लगेगा कि वैदिक संस्कृत ज़्यादा नियमबद्ध होगी, नहीं, वो बिल्कुल खुली हुई भाषा थी जिसमें व्याकरण के कोई कठोर बंधन नहीं थे। लेकिन उसी वैदिक संस्कृत को संस्कारित करके जब पाणिनि ने उसे व्याकरणबद्ध कर दिया तो वो जरा क्लिष्ट हो गई थी। कौन सी? लौकिक संस्कृत। जबकि हम और आप अमूमन ये समझने की चेष्टा करते हैं कि जो मानक है वो क्लिष्ट होती है और जो लौकिक है वो सरल होती है। वो आज के ज़माने में होती है, वहाँ पर ये तथ्य लागू नहीं होता। इसीलिए जितने भी कथन भाषाई तौर पर आपसे पूछे जाते हैं उसमें अमूमन विद्यार्थी गलती करके आता है। और क्यों? ऐसी गलती आप निकट भविष्य में नहीं करेंगे। इसी फलसफे को लेकर मैं डॉक्टर साहिल गुर्जर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है सर। प्रिय साथियों, हाँ सर, भारत में मोटे तौर पर आप माइक्रो जाएंगे तो ऑस्ट्रिया एशिया भाषाई परिवार भी आ जाएगा, ऑस्ट्रिक एशियाई भाषा परिवार भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर दो ही हैं। भारत में मोटे तौर पर दो भाषाई परिवारों का जिक्र किया जाता है। भारत में मोटे तौर पर दो परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। सर, कौन कौन सी? उत्तर भारत से भी थोड़ा सा अधिक, 70% की बात भारत की अपन कर लें। उत्तर भारत में भारत प्लस यूरोपीय, बड़ा गंभीर शब्द है, भारोपीय। जैसे यूरोप प्लस एशिया को जोड़ेंगे तो यूरेशिया बन जाएगा। इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। उत्तर भारत में भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषाएं, कौन सी भाषाएं? आर्य भाषाएं। तथा दक्षिण भारत में द्रविड़,
द्रविड़ में अ प्रत्यय लगा दें तो द्राविड़ बन जाता है, शस्त्र में अ प्रत्यय लगा दें तो शास्त्र बन जाता है, दोनों एक है। शस्त्र में अ प्रत्यय लगा दें तो शास्त्र, मतलब जो जब शस्त्र की धार कुंठित होती है तब शास्त्र काम में लेना पड़ता है। संसद में अ प्रत्यय लगा दें तो सांसद, द्रविड़ में अ प्रत्यय लगा दें द्राविड़, द्राविड़ जाति का लंबा नाक, चौड़ा ललाट और गेहुआ रंग, जिसे द्रविड़ जाति कहा जाता है। आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि द्रविड़ जाति किसको कहा जाता है। जिसने मध्य एशिया में रूस को जीत लिया और वापस कच्छ के ऋण को पार करते हुए आए, इसलिए उस जाति को आज काछी के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ का ऋण पार करती हुई आई। उत्तर भारत में भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषाएं तथा दक्षिण भारत साउथर्न इंडिया में द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली द्रविड़ भाषाएं भारत में प्रयोगित होती हैं, लेकिन भारत में तकरीबन 80% भाषाएं भारोपीय भाषा परिवारों की ही बोली जाती हैं। केवल आप भारत की बात नहीं करें, इटली, यूनान जैसे देशों में भी भारोपीय भाषा परिवार ही हैं, यूनान और इटली तक। मैं इसको आपको समझाऊंगा। आप एक बार यहाँ तक 2 क्वेश्चन बेहतरीन हैं। भारत में 2 भाषा परिवार हैं, पहला है भारोपीय भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। ये 2 परिवार हैं मुख्यतः, बाकी 1-8% अलग है, उसको हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर इतनी बात समझेंगे। आफ्टर देन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रिय साथियों, हाँ सर, रसिया यानी रूस, रसिया बोले तो रूस का जो 70% हिस्सा है वो यूरोपीय महाद्वीप है। यूरोप नहीं होता, यूरोप। यूरोपीय महाद्वीप में रसिया का 70% हिस्सा आता है, जबकि उसका 30% हिस्सा जो है एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। मैं रूस की बात कर रहा हूँ, रसिया की आपसे बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। अस्तु महत्वपूर्ण ज़्यादा हिस्सा क्या हो गया? 70%, 30% एशिया महाद्वीप में और 70% यूरोपीय में। तो हमें यो का प्रयोग पहले करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये प्रथम स्थान पर आ गया, इसलिए रूस को यूरेशिया कहा गया। रूस को क्या कहा जाता है? यूरेशिया, अर्थात यूरोप में उसका ज़्यादातर हिस्सा है, एशिया में उसका 30% हिस्सा आता है जोग्राफिकल तौर पर। अस्तु रसिया, दैट इज कॉल्ड यूरेशिया। अब आप समझेंगे कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं की 80% उत्पत्ति भारत में हुई, एशिया में नहीं, भारत में। एशिया तो बहुत बड़ा हो गया, उसमें तो आपका चीन भी आ गया, जापान भी आ गया, जापान एशिया महाद्वीप में है, म्यांमार भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, श्रीलंका भी आ गया। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ हम किसी देश का जिक्र कर रहे हैं, भारत, और 80% भाषाएं दुनिया की जो है वो भारत में पैदा हुई, और 20% जो भाषाएं हैं इन्हीं को आधार बनाकर, भारतीय भाषाओं को आधार बनाकर यूरोप में पैदा हुई, लेकिन उसका फंडामेंटल जो है, बेसमेंट है, वो भारत है। अस्तु इसको जोड़ करके भाषा वैज्ञानिकों ने एक शब्द बनाया, भारत प्लस यूरोपीय, दैट इज कॉल्ड भारोपीय। इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया में भाषाई मामलों को लेकर दुनिया की 80% भाषाओं का जनक भारत है। ये बात आपको उस तरह नहीं कि कही जा रही जिस तरह से राजनीतिज्ञ कहते हैं कि विश्व गुरु बन गया भारत। यहाँ वो बात और भारत को चढ़ाने के लिए बात नहीं की जा रही। ये याकोब ग्रीम, ग्रासमान और फेर्नर का नियम है, जो दुनिया के 3 भाषा वैज्ञानिक हैं जिसे ग्रीम, ग्रासमान और फेर्नर का नियम कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि दुनिया की भाषाओं का 80% जनक भारत है। फिर
उनसे मिक्स होकर यूरोप की 20% भाषाएं अलग से बनी। इसलिए भाषाई परिवारों को पूरी दुनिया में भारोपीय कहा जाता है। यह आपके लिए गर्व का विषय हो सकता है। हमें गर्व करना चाहिए कि दुनिया में भाषिक मामलों का जनक भारत है, जबकि चीन की लिपि तो आज भी चित्रलिपि है, चित्रात्मक लिपि है। किसकी? चीन की। भाषा मंडारिनी है, लिपि चित्रलिपि है चाइना की। ठीक है। अस्तु उत्तर भारत में भारोपीय भाषा परिवार है और दक्षिण भारत में द्राविड़ भाषा परिवार आता है। ठीक है, मैं आपको वहीं पर लेके आता हूँ। बड़े तसब्बुर, पैसेंस और उम्दा रूप में आपको ये बात समझनी है, न कि केवल वीडियो देखने के लिए, है ना। बिल्कुल एक्यूरेसी में हमें रहना है। इस समय दुनिया के आप बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक से रूबरू हो रहे हैं। रूबरू में दोनों ही रू बड़े आएंगे और बीच में योजक चिन्ह आएगा। ये फारसी का शब्द है, रूबरू। अब फिर से समझना है, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। अब तो जीवन का हर सपना साहिल सर सच्चा लगता है। तो हमें ठीक से समझना है कि भारत में मोटे तौर पर दो परिवारों की भाषाएं हैं, भारोपीय और दूसरा है द्राविड़ भाषा परिवार। उत्तर भारत में भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषाएं तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। आफ्टर देन मैंने आपको बड़े ठीक अंदाज में बड़ा एनालिसिस करके ये सत्य से आपको अवगत कराया है। इस एनालिसिस पर आप बखूबी से गौर करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ूं? जी सर। आर्य परिवार की भाषाएं, आर्य परिवार की भाषाएं जो मूलतः हैं वो भारोपीय परिवार, इंडो यूरोपियन। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषाएं हैं। आर्य परिवार की जो भाषाएं हैं वो मूलतः भारोपीय परिवार, इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषाएं हैं। अब आते हैं संस्कृत पर। एक वैदिक संस्कृत जिसमें वेद रचे गए। वैदिक जो संस्कृत है वो काफ़ी सरल थी, कई चीज़ों की उसमें बहुलता और सरलता थी। उसे थोड़ा अनुशासित किया गया, उसे थोड़ा संस्कारित किया गया और वही संस्कारित रूप बाद में लौकिक संस्कृत कहलाया। यानी पाणिनि ने उसे व्याकरणबद्ध कर दिया। जिस प्रकार आधुनिक हिंदी खड़ी बोली को डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरणबद्ध कर दिया, इसलिए आधुनिक हिंदी का पाणिनि डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। हालांकि हिंदी का पहला व्याकरण डच विद्वान जेसुआ केटलर ने लिखा था। फिर बहुत सारे व्याकरण लिखे गए। उसके बाद किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन लिखा। शब्दानुशासन अलग रचना है, राइट, वो हेमचंद्र की है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा। इसके बाद 1920 में डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने, द्विवेदी युग के महान रचनाकार हैं कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने मानक हिंदी व्याकरण लिखा और वही व्याकरण हिंदी के लिए, खड़ी बोली के लिए मानक भी सिद्ध हुआ, उसे एक्सेप्टेबल किया गया। ठीक, अब पढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत। अब आप सवाल ये सोच सकते हैं, वैदिक संस्कृत, वो आगे मिक्स होकर उस पर बात होगी। जैसा कि मैंने कहा वैदिक संस्कृत बेहद सरल थी। उसका जो उत्तरकालीन रूप है दैट इज कॉल्ड लौकिक संस्कृत। आपको ये भी पता होगा जब कोई नियम बनता है और उसमें कोई कमी रह जाती है और उस कमी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, वकील वगैरह जो भी है जिस मामले में भी उठाते हैं, क्योंकि वो एक कानून है, वो लचीला होता है, तो उस कानून की कमियां बाद में संशोधित करके दूर की जाती हैं। ठीक उसी प्रकार वैदिक संस्कृत में जो कमियां थी उनको दूर किया गया। उत्तर काल में किया जाएगा, पूर्व काल में तो
किसी भी चीज़ में सुधार नहीं किया जा सकता। जैसे पूर्व में कीपैड का मोबाइल आया था, अब आपका टच स्क्रीन आ गया, थोड़े दिनों में और किसी तरीके का होगा, अपग्रेड होगा, संशोधित होगा, अमेंडमेंट होगा। किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट जो होता है वो बाद में होते हैं। अमेंडमेंट बोले तो संशोधन। लौकिक संस्कृत पाणिनि के द्वारा व्याकरणबद्ध कर दी गई। ये सबसे बेहतरीन बात है कि लौकिक संस्कृत जो 800 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित है, यानी 300 वर्ष। ये लौकिक संस्कृत का समय है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक से समझिएगा, जिस टॉपिक को कोई नहीं समझता उसे आप समझिएगा, और जिस टॉपिक को कोई सलीके से नहीं पढ़ाता उसे मैं पढ़ाता हूँ, तो आप मेरी महत्ता को समझेंगे। आप इसको देखते देखते शॉर्ट वीडियो मत देखने लग जाया करो। जीवन में ये ज़रूरी है कि आप कठिन बात को समझें, और जो व्यक्ति कठिन काम करता है उसे निश्चित सफलता मिलती है। ये तय फार्मूला है, राइट। मैं एमए में वही क्लास लेता हूँ जो बाकी लेक्चरर नहीं लेते, जिनको क्लिष्ट लगती हैं वो कि हम तो नहीं ले सकते, ये साहिल सर की लगा दो ये क्लास। तो आप समझिएगा इस बात को कि कठिन टॉपिक है। लौकिक संस्कृत पाणिनि के द्वारा व्याकरणबद्ध कर दी गई। संस्कृत को नहीं किया, लौकिक संस्कृत को। तो ये उत्तरकालीन व्यक्ति है। व्याकरणबद्ध कर दी गई भाषा है। अतः इसमें बोले तो लौकिक संस्कृत में भाषिक रूपों की अनिश्चितता नहीं है, भाषिक रूपों की अनिश्चितता नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि वैदिक संस्कृत में भाषिक रूपों की अनिश्चितता है। ये गंभीर बात यहाँ पर आप सुनिए। जब किसी भाषा को व्याकरणबद्ध कर दिया जाता है तो व्याकरण किसी भाषा का अनुशासन होता है। यदि गद्य का अनुशासन व्याकरण है, आप प्यारी बात सुनिएगा, यदि गद्य का अनुशासन व्याकरण है तो पद्य का अनुशासन छंद है। यदि गद्य का अनुशासन व्याकरण है तो पद्य का अनुशासन छंद है। जब व्याकरणबद्ध कर दिया गया तो अनुशासन में आ जाती है कोई भी भाषा। अस्तु अनिश्चितता का दौर समाप्त हो गया। जबकि शब्द रूपों में वैदिक संस्कृत में अनिश्चितता थी। ये कथन बिल्कुल सही है कि वैदिक संस्कृत में शब्द रूपों में अनिश्चितता थी, जबकि लौकिक संस्कृत में उसे संस्कारित करके एक सर्टिफाइड कर दिया गया, उसे निश्चितता प्रदान की गई। ठीक है, हर अच्छी चीज़ को खाओगे तो कड़ी लगेगी, और हर ज्ञान जो अच्छा होता है वो पहले कड़वा लगता है। शिक्षा एक ऐसा फल है, शिक्षा एक ऐसा कड़वा फल है, कड़वा वृक्ष है जिसके मीठे फल लगते हैं। इसलिए आपको मेरी बहुत सारी बातें बिल्कुल कड़वी लग सकती हैं, लेकिन शिक्षा एक कड़वा वृक्ष है। इसके पौधों में आपको कड़वापन मिलेगा। एक ऐसा वृक्ष है जो कड़वा है, लेकिन इसके फल जो लगेंगे वो बेहद मीठे लगेंगे। इतना आप याद रखिए यकीनन। अतः इसमें भाषिक रूपों में अनिश्चितता नहीं है। किसमें? लौकिक संस्कृत में। इसका तात्पर्य ये हुआ कि फिर वैदिक संस्कृत में शब्द रूपों में अनिश्चितता थी। बिल्कुल एक्यूरेट कथन है। अभी यहीं पर रहिएगा आप। संस्कृत यानी जिस संस्कृत की इस समय हम बातचीत कर रहे हैं, अर्थात लौकिक संस्कृत, वह भाषा है जिसका पाणिनि के द्वारा, जिसका किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा संस्कार कर दिया गया। बात बेहद गंभीर है कि लौकिक संस्कृत वह भाषा है जिसका संस्कार कर दिया गया। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा, यानी उसे फिल्टर कर दिया गया, राइट। उसे परिष्कृत किया गया, उसे प्योरीफाई कर दिया गया, उसका फिल्टर कर दिया गया, राइट नाउ। इसलिए लौकिक संस्कृत वह भाषा है जिसको संस्कारित किया गया।
तो जो अनिश्चितता भाषिक रूपों में कभी वैदिक संस्कृत में हुआ करती थी, वह अनिश्चितता लौकिक संस्कृत में हमें दृष्टिगोचर नहीं होती। ओके, मैं समझता हूँ कि बड़ी तसब्बुर और बड़े ज्ञान संवेग के चक्षुओं को खोलते हुए, अपने संवेगों को समझते हुए आप इन तथ्यों को आत्मसात कर रहे होंगे। राइट दोस्तों, और मैं जब भी प्रीमियर क्लास लगाता हूँ आपके लिए बेहद फायदे का सौदा होता है, जिससे विद्यार्थियों को ज्ञान मिलता रहे। मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ कार्यवश, ठीक है, तब भी आपको क्लास मिले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप इसे बड़े मनोयोग से पढ़ेंगे। ओके सर। वाल्मीकि, ये शब्द शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है, ये बिल्कुल सही है। वाल्मीकि कृत रामायण, बात को समझिएगा। वेदव्यास कृत महाभारत, कालिदास का रघुवंश, उत्तर रामचरित आदि जो ग्रंथ हैं, वे आदि ग्रंथ किस में रचे गए? लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। यह आपको आश्चर्य होगा, इसलिए इन ग्रंथों में व्याकरणिक दोष नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये लौकिक संस्कृत में रचे गए और पाणिनि ने उन्हें क्या कर दिया था? संस्कारित कर दिया गया था। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। जबकि जो वेद हैं वो पहली प्रकार की संस्कृत में रचे गए। पहली प्रकार की संस्कृत ये रही, इसके बाद की आती है उसे हम लौकिक संस्कृत के नाम से अभिहित करते हैं, संज्ञायित करते हैं। इस संस्कृत में वेद रचे गए। इस संस्कृत में क्या रचे गए थे? वेद। इसलिए उसे वेद इसी मूल संस्कृत में रचे गए। यही वो कारण है कि जो प्रथम संस्कृत है, यानी मौलिक संस्कृत, उसे वैदिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है और बाद वाली को हम लौकिक संस्कृत के नाम से संज्ञायित करते हैं। संस्कारित किसको किया गया? लौकिक संस्कृत को। इसलिए बड़ा आश्चर्य का विषय है, हम लोग ये सोचते हैं कि वैदिक संस्कृत ज़्यादा अनुशासित होगी। बस यही गलती है, क्योंकि यहाँ कॉमन सेंस काम नहीं करता। साहित्य में और भाषा में कॉमन सेंस काम नहीं करता। ये हमारे वाला जो सेंस है, इसमें ये काम करता है। प्रिय साथियों, प्रसाद बोलने से भी काम नहीं चलेगा। दो तीन बातें हैं कि भगवान ने ये काम हमें दे रखा है, आपका दूसरा काम भगवान कराएगा। कोई दूसरी दिक्कत आती है, कोई ग्रह गोचर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपका सिलेक्शन नहीं होने दे रही, वहाँ पर हनुमान जी काम करेंगे, सारे देव देवता काम करेंगे, पितृदेव काम करेंगे, आपका होगा सिलेक्शन। लेकिन पहला स्टेप ये कि आप हमसे पढ़िएगा। वैदिक संस्कृत में, अब लौट के वहीं पर आ रहा हूँ, वैदिक संस्कृत में स्वर दो प्रकार के थे, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। जबकि आगे चलकर लौकिक संस्कृत में तीन हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आगे चलकर तीन प्रकार के हो गए। जबकि वैदिक संस्कृत में दो ही प्रकार के स्वर थे, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। लेकिन आगे चलकर मूल स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर और आफ्टर देन संयुक्त स्वर। बाद में स्वर जो भेद थे वो आगे चलकर तीन हो जाते हैं। जबकि संस्कृत में कितने थे आपसे पूछा जाएगा। संस्कृत में स्वर दो ही प्रकार के थे, मूल स्वर व संयुक्त स्वर। मैं समझता हूँ कि आपने इन तथ्यों को ठीक से आत्मसात किया होगा। राइट नाउ? राइट सर। आगे बढ़ता हूँ। जी सर। वैदिक संस्कृत में अब वहीं पर आ गया मूल शुरुआत पर जो बात होनी चाहिए। वैदिक संस्कृत में सवराघात था, ये कथन बहुत सही कथन है। वैदिक संस्कृत में सवराघात इतना महत्वपूर्ण था कि सभी ज्ञान संहिताओं में
व्याख्याओं में, ज्ञान संहिताओं में, तेतरीय ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में, यहाँ ग्रंथ का नाम है ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में जो और उपनिषदों के पांडुलिपियां सौराघात से चिन्हित मिलती हैं। यहाँ चिन्हित का शाब्दिक अर्थ है युक्त। वेद गंभीर बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि वैदिक संस्कृत में सौराघात इतना महत्वपूर्ण था कि सभी संहिताओं में, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषद में, जिस उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेदांत, की पांडुलिपियों में सौराघात चिन्हित है। सौराघात का तात्पर्य ये है कि अंत में, शब्दांत में स्वर बहुलता या स्वर का प्रयोग हर शब्द के लास्ट में, या सौराघात युक्त अनुतान जो होती है, सौराघात युक्त बलाघात जो होता है, यानी उसका लास्ट में प्रभाव ज़्यादा होता है। आप हिंदी में इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक तो मैं ये कहूँ कि जाओ, एक ये कहें जा, एक अनुतान, एक प्लूत स्वर जैसी स्थितियाँ थी। कौन से स्वर जैसी? प्लूत जो स्वर होता है वो सौराघात की श्रेणी में ही आता है, यानी शौरज्ञ या शौराघात सवर्य रूप ज़्यादा था। वैदिक संस्कृत में सौराघात इतना महत्वपूर्ण था कि सभी संहिताओं में, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में एवं उपनिषदों की पांडुलिपियों में, पांडुलिपियाँ सौराघात चिन्हित मिलती हैं। चिन्हित का तात्पर्य युक्त है। तो ये वैदिक संस्कृत की विशेषता थी। ये कथन पूछा जाएगा कि वैदिक संस्कृत सौराघात युक्त था, बिल्कुल कथन सही है। लेकिन लौकिक संस्कृत में ये सौराघात नहीं रहा। पाणिनि ने इस सौराघात को कम कर दिया, नगण्य कर दिया, न के बराबर। नगण्य शब्द इसलिए बोला जाता है, नगण सबसे बड़ा गण होता है मगण, और सबसे छोटा होता है नगण। मगण मातारा होता है। मैं आपको समझा दूं इन शब्दों की सत्ता क्या है। आप किसी चीज़ को नगण बोलते हो, इसलिए बोलते हो कि वो नगण्य बोलते हो आप। ये प्रत्यय लगा दिया तो अंतिम अक्षर आधा हो गया। नगण में होता है नस्ल, यानी लघु, लघु और लघु, जबकि मगण का मतलब होता है महान। मगण का मतलब महान, जैसे मातारा, ये माता राजभान सलगा, तो गुरु, गुरु और गुरु। यहाँ पर इसलिए नगण शब्द की उत्पत्ति हुई। नगण में ये लगा दें तो नगण्य शब्द की उत्पत्ति हुई। मगन का मतलब होता है महान। वैदिक भाषा में, वैदिक भाषा का मतलब वैदिक संस्कृत से है। वैदिक संस्कृत में दो ही स्वर थे, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। लेकिन आगे चलकर स्वर के तीन प्रकार, यानी मूल ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पर दीर्घ स्वर और नंबर 3 पर संयुक्त स्वर। आज हिंदी में भी स्वर तीन ही प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। और आज हिंदी में 11 स्वर विद्यमान है, 33 व्यंजन। कोई कुछ भी पढ़ा दे, जो मैंने कह दिया ना वो ब्रह्म वाक्य होगा, इतनी बात आप याद रखेंगे। वैदिक भाषा जो संस्कृत है उसमें 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वैदिक भाषा में 3 ही वचन थे। देखो स्वर 2 थे, याद रखिए स्वर के प्रकार 2 माने गए। लिंग यानी जेंडर, लिंग बोले तो जेंडर, जेंडर के प्रकार 3 हैं। वचन भी 3, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि आज हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। आप इस अंतर को समझेंगे। वैदिक संस्कृत में 3 वचन थे, हिंदी में आज 2 ही वचन हैं। 8 कारक विभक्तियां थी। किसमें? वैदिक संस्कृत में 8 कारक यानी विभक्तियां थी। कारक का ही दूसरा नाम प्रिय साथियों विभक्ति होता है। स्वर के 2 प्रकार थे, लिंग के 3 प्रकार थे
और कारक के 8 प्रकार थे और वैदिक संस्कृत में सौराघात था। आपको ये तथ्य याद रखना है और एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि सौराघात था किसमें, वैदिक संस्कृत में। ठीक है सर, ये बात आपको मैंने नगण्य शब्द समझाने के लिए व्यक्त की है। आगे बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत, जिसका टाइमिंग 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक अर्थात 300 वर्षों तक का है। इसके बाद 500 ईस्वी पूर्व फिर पाली शुरू हो गई थी। 500 ईस्वी पूर्व पाली, महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी पिटक लिखे, अनुपिटक लिखे, और ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, क्योंकि बौद्ध धर्म आज से 2600 वर्ष पहले शुरू हुआ था। महात्मा बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व हुए, इसका अर्थ है आज से 2500-2600 वर्ष पहले, क्योंकि 2023 ये महात्मा बुद्ध को मरे हुए सूली पर चढ़ाए 2023वां वर्ष बीत रहा है। क्या उससे पहले दुनिया नहीं थी? सर उससे पहले बहुत अच्छी दुनिया थी। तो उससे भी 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध हुए, यानी आज से 2500 वर्ष 2600 वर्ष पहले। लौकिक संस्कृत यानी 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक पाणिनि ने इसी भाषा को, बोले तो लौकिक को, जबकि आप और हम कभी कभी ऐसा समझते हैं लौकिक यानी सामान्य, लेकिन यहाँ पर ये विशेष थी। पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी में, पाणिनि ने इसी लौकिक भाषा को व्याकरणबद्ध करके 8 + अध्यायी, दीर्घ संधि है, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों की रचना की। जैसे ना रास पंचाध्यायी, वैसे ही है अष्टाध्यायी, 8 अध्याय हैं। आपसे कथन में पूछा जाएगा कि वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने व्याकरणबद्ध किया, ये कथन सत्य है या असत्य? ये कथन असत्य है, क्योंकि पाणिनि ने लौकिक संस्कृत को संस्कारित किया था। कौन सी संस्कृत को? लौकिक संस्कृत को संस्कारित किया था किसने? पाणिनि ने। पाणिनि ने इसी भाषा को व्याकरणबद्ध, व्याकरण से बद्ध, जैसे गणबद्ध, गणमुक्त और गणबद्ध होता है, अष्टाध्यायी की रचना की। प्रिय साथियों, इसकी वजह से लौकिक संस्कृत में मानक रचनाएं लिखी गई। कौन सी? मानक रचनाएं लिखी गई। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा थी, ये जन भाषा नहीं रही, साहित्यिक भाषा हो गई। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा है, और संस्कृत भाषा में उपलब्ध जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं संस्कृत में, वो साहित्य ग्रंथ इसी लौकिक भाषा में लिखे गए। और यह कथन बिल्कुल सत्य है कि संस्कृत, लौकिक संस्कृत में साहित्यिक ग्रंथ ज़्यादा रचे गए, ये कथन बिल्कुल सही है। साहित्यिक भाषा है कौन? लौकिक संस्कृत, क्योंकि उसे व्याकरण का जामा पहना दिया गया, उसे अनुशासित कर दिया गया। किसको? लौकिक संस्कृत को। किसके द्वारा? मिस्टर पाणिनि के द्वारा संस्कारित कर दिया गया। जब वैदिक संस्कृत को, तो उसके बाद का जो परवर्ती रूप है वो परवर्ती, आप बात पर गौर करेंगे, एक टेंडेंसी होता है, एक होता है परवर्ती का मतलब बाद का, आफ्टर देन वाला रूप। ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा है, संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्य ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। ओके दोस्तों? ओके सर, आगे बढ़ता हूँ। प्रिय साथियों, हाँ सर, राजस्थान लोक सेवा आयोग बहुत बड़ी भर्ती को विज्ञापित करने जा रहा है, यानी फर्स्ट ग्रेड टीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी जैसी वैकेंसी जाने वाली हैं। और कॉलेज लेक्चर की भर्ती तो गतिशील अवस्था में है, क्योंकि उसके फॉर्म तो अप्लाई किए जा चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य, उसमें हिंदी के 200 से अधिक पद हैं। जिन विद्यार्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए अप्लाई किया है, वो हमारे ऐप पर जाकर एक नाम मात्र के शुल्क में कोर्स को परचेज कर सकता है। इसके अलावा सितंबर के फर्स्ट वीक में संभवतः
फर्स्ट ग्रेड यानी पीजीटी के 10,000 से अधिक पद आएंगे। इसलिए आप सन्नद्ध रहें, ताकि आप सन्नद्ध रहें, ठीक से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप एक बार अच्छी तैयारी कर लो, उसके बाद भी अगर आपका नहीं होता है तो कोई दूसरा काम तो करें, है ना। किसी एक के लिए छोड़ दें सारी दुनिया, ये मुनासिब नहीं है आदमी के लिए। प्यार ही सब कुछ नहीं, और भी काम है ज़िंदगी के लिए, तो और भी काम है। पढ़ाई सब कुछ नहीं, और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो प्रिय साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस हमारे ऐप पर उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड ऑनलाइन कोर्स बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में, स्पेशल डिस्काउंट भी है फॉर न्यू एंड ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड का मतलब एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, चाहे वो मेरे ऑफलाइन के विद्यार्थी रहे हों या फिर कभी ऑनलाइन के विद्यार्थी रहे हों, सब के लिए ना छूट, सबके लिए है। आप जल्दी से तैयारी कर दें, इससे ज़्यादा और छूट कभी नहीं होगी। कुछ विद्यार्थी परीक्षा के 1 महीने पहले लेते हैं, बोला छूट मिल जाएगी, वो छूट किसी काम की नहीं है। बुढ़ापे में शादी करोगे तो वो शादी किसी काम की थोड़ी है, इंतज़ार करो बाद में करेंगे। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, बाद में किसी काम का नहीं रहेगा। आप डिस्काउंट्स ज़्यादा के चक्कर में कहीं नहीं बैठे रहें, चाहे आप कहीं से भी परचेज करके पढ़ना शुरू करें। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर साहिल सर से ही पढ़िएगा, आप कहीं से भी कोर्स परचेज करके पढ़ें, लेकिन इसके साथ मैं इस तथ्य को मेंशन करूँगा कि सड़ा हुआ खाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कम खा लें। तो जो भी पढ़ें ऑथेंटिक पढ़ें, विद्वानों से आप पढ़िएगा। प्लस कंपटीशन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना आप याद रखिए कि ये डॉक्टर साहिल ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन का नज़रिया, क्वेश्चंस के एंगल्स, क्वेश्चंस का दृष्टिकोण किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किस किस मोड पर ऐसी ऐसे हो सकता है। वो सारी बातें तो साहिल सर जानते हैं, बाकी आपकी आरजू है, जहाँ से आप खरीदें पर आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। अगर आप वास्तव में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो, बाकी कोरम पूरा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, आईएएस में 45 हज़ार में ऑनलाइन कोर्सेज बिकते हैं। यहाँ आप कॉलेज लेक्चर जो कि आईएएस से बड़ा होता है, कुछ विद्यार्थियों को तो ये तक नहीं पता कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वो 2 कलेक्टर के बराबर होता है। तनख्वाह की बात नहीं, आप पोजीशंस को समझेंगे। और जो पीजी कॉलेज का प्रिंसिपल होता है उसको पावर ऑफ कमिश्नर यानी कमिश्नर के बराबर पावर होती है पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल को। और पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल बैठा रहता है और उस ज़िले का एसपी जब जाता है उस कॉलेज में तो एसपी करता है जय हिंद सर। तो आपको तो ये समझ में नहीं आती कि आखिर वो क्या कारण है। आप इंडियन सर्विस रूल्स को नहीं पढ़ा आपने कभी, ISR पढ़िए। इंडियन सर्विस रूल्स ये कहता है कि प्रोफेसर के सामने जाकर के एक IPS को जय हिंद बोलना होगा, वो बड़ा है कैटेगरी वाइज, राइट। आप इस इंडियन सर्विस रूल ISR एंड आप पढ़िए RSR राजस्थान सर्विस रूल्स को आप पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। आप ये मत सोचें पावर, पैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे गांठली में बांध के भी घूमते हैं और चोरों के पास भी हैं, है ना। बात कलेक्टर और प्रोफेसर की यानी चोरों के पास भी है और बहुत सारे चोर लेके भी भाग गए। बात पैसे की नहीं है, पैसा तो किसी को खजाना भी मिल सकता है ना, आप समझते होंगे इस बात को, ठीक है सर। मैं बात कर रहा हूँ ISR इंडियन सर्विस रूल्स एंड RSR राजस्थान सर्विस रूल्स, क्योंकि एक पीजी कॉलेज का प्रिंसिपल कमिश्नर के बराबर होता है। और जब IAS बन जाता है ना, वो भी ट्रेनिंग के लिए जाता है मसूरी वगैरह में, हैदराबाद में, तो वहाँ पर प्रोफेसर ही होते हैं। कलेक्टर बनने के बाद भी उनको 2-2 साल के ट्रेनिंग जो है प्रोफेसर ही देते हैं। आप इस बात से अवगत रहें। चाहे कोई भी OTS हो,
ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, जहाँ भी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल होती है वहाँ भी प्रोफेसर को इनको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाता है। जिस दिन आपकी ये बात समझ में आ जाएगी आप ठीक से पढ़ना शुरू कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर साहिल क्लासेज का ऐप डाउनलोड करें, जिस पर 30 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। मान लीजिए आपको भाषा विज्ञान नहीं आता तो आप केवल भाषा विज्ञान खरीद सकते हैं प्रश्नोत्तर सहित। आपको काव्य शास्त्र नहीं आता, भारतीय पाश्चात्य, वो खरीद सकते हैं। चाहे तो पूरा प्रोग्राम खरीद सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्ज में। यानी आप एक अंदाज़ा लगाएं कि आप 200 रुपये मासिक के हिसाब से साल भर का कोर्स खरीद सकते हैं। जबकि पीएमटी के जो बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं ना वो 20-20 हज़ार का होता है 11th के बच्चे। पर हिंदी वालों को अगर ये भी बड़ा लग रहा है तो उन्हें बीएड ही नहीं करना चाहिए था, स्पष्ट ये कह रहा हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ। वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ था, ये कथन पूछा जाएगा, नहीं हुआ था, यानी उसको संस्कारित नहीं किया गया था। ये कथन आपसे कई मर्तबा पूछा जाएगा, याद रखिए। लौकिक संस्कृत का मानकीकरण हुआ था, पाणिनि ने किया था। वैदिक संस्कृत का स्पेशलाइजेशन यानी मानकीकरण नहीं हुआ था, जबकि लौकिक संस्कृत का मानकीकरण कर दिया गया और पाणिनि ने उसको किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा, और पाणिनि ने उसको व्याकरणबद्ध भी कर दिया। मानकीकरण के कारण लौकिक संस्कृत में एक रूपता है, जबकि वैदिक संस्कृत में अनेक रूपता और बहुलता और अनिश्चितता है। मानकीकरण के कारण लौकिक संस्कृत में एक रूपता है, जबकि मानकीकरण के अभाव में वैदिक संस्कृत में बहुरूपता अर्थात अनेक रूपता, जटिलता व अनिश्चितता है। किसमें? वैदिक संस्कृत में। तो यहाँ पर जो कथन इस स्लाइड में आप देख रहे हो ये आपसे निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, किसी न किसी रूप में आपसे पूछे जाएंगे। ये मेरा आपसे दावा है कि आपसे निश्चित तौर पर ये प्रश्न पुटअप किए जाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आप तो सलीके से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ूं? जी सर। लौकिक संस्कृत में मानकीकरण के कारण, क्योंकि इसी का मानकीकरण हुआ, लौकिक संस्कृत में मानकीकरण के कारण अपवाद बहुत कम है, जबकि वैदिक संस्कृत में अपवादों की बहुलता है। ये बात आपके रास नहीं आएगी, आपके गले नहीं उतरेगी, आपको रास नहीं आएगी, पर अब आपकी मजबूरी है कि वैदिक संस्कृत में अपवाद बहुलता है। जैसे प्राचीन खड़ी बोली में अपवाद हैं लेकिन आधुनिक में नहीं है। प्रिय साथियों, लौकिक संस्कृत में मानकीकरण के कारण अपवाद बहुत कम है, किंतु मानकीकरण न होने से वैदिक संस्कृत में अपवादों की बहुलता है, अधिकता है। राइट सर। वैदिक संस्कृत, यानी वैदिक संस्कृत की जिसमें वेद रचे गए, वैदिक संस्कृत भाषा में छोटे समास बनते थे। कौन से समास बनते थे? छोटे समास, दो शब्दों को ही जोड़ा जाता था। किसमें? वैदिक संस्कृत में। जबकि इसी पर बात हो रही है, प्राय वैदिक संस्कृत में दो शब्दों को जोड़कर समास बनते थे, जैसे महापुरुष, महासागर, दो शब्दों को जोड़कर समास बनते थे। किंतु जो लौकिक संस्कृत है उसमें तो एक साथ ही लिखा जाता है, विभाव अनुभाव आवे विचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, एक ही शब्द बना दिया गया, इसलिए क्लिष्ट होती गई लौकिक संस्कृत। तो प्राय
वैदिक संस्कृत में दो शब्दों को जोड़कर समास बनते थे, किंतु लौकिक संस्कृत में अनेक शब्दों को जोड़कर लंबे लंबे समास बनाने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी, जिसने लौकिक संस्कृत को क्लिष्ट कर दिया। यही वो वजह है कि लौकिक संस्कृत क्या हो गई, क्लिष्ट हो गई, लंबे हो गए समास। या इसको एक शब्द में अपन ऐसे कह सकते हैं कि लौकिक संस्कृत में सामासिक बहुलता हो गई, राइट। अधिक शब्दों को जोड़कर की जो प्रवृत्ति है वो लौकिक संस्कृत में हमें बहुलता, बहुतायत या बाहुल्य के साथ देखने को मिलती है। राइट नाउ, राइट सर, आगे बढ़ूं? यस सर। समास बहुलता की प्रवृत्ति जो लौकिक संस्कृत में दिखाई देती है, समास बहुलता की प्रवृत्ति जो कि हमें लौकिक संस्कृत में दिखाई देती है, वो भाषा की कृत्रिमता को उजागर करती है। बिल्कुल जोड़ दिया आपने, अनायास जोड़ दिया, फिर उनका विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। जब विग्रह करने में काफ़ी समय लगता है तो वहाँ कृत्रिमता पैदा कर दिया आपने जानबूझ करके। ये कृत्रिमता वैदिक संस्कृत में नहीं थी, क्योंकि वैदिक संस्कृत में प्राय दो शब्दों को जोड़कर ही समास बनाए जाते थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में 5-5 शब्दों को जोड़ करके समास बनाए जाने लगे। समास बहुलता की प्रवृत्ति भाषा की कृत्रिमता को उजागर करती है। अतः ये कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत में कृत्रिमता नहीं थी। वैदिक संस्कृत में क्या नहीं थी प्रिय साथियों? कृत्रिमता नहीं थी। जबकि लौकिक संस्कृत में कृत्रिमता की प्रवृत्ति विकसित हो गई। किसकी प्रवृत्ति विकसित हो गई? कृत्रिमता की प्रवृत्ति जो है वो विकसित होती गई। कृत्रिमता लौकिक संस्कृत में है, जबकि अमूमन अपन ये समझते हैं कि लौकिक तो सामान्य है, वो तो नेचुरल होनी चाहिए। ऐसा कदापि नहीं है। लौकिक संस्कृत में कृत्रिमता थी, जबकि वैदिक संस्कृत में कृत्रिमता का प्रिय साथियों क्या था? अभाव था। राइट नाउ लुक एयर प्रिय विद्यार्थियों कि कृत्रिमता का क्या था? अभाव था। किसमें? वैदिक संस्कृत में। आप देखते रहें प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक भाषा में, वैदिक भाषा का मतलब वैदिक संस्कृत में केवल 4 समास थे। हिंदी में भी 4 प्रकार के ही समास हैं, 2 को इंक्लूड किया गया है। वैदिक भाषा में 4 समास थे, जबकि लौकिक संस्कृत में 6 हो गए। वैदिक भाषा में 4 समास थे, तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व। भगवान कृष्ण कहते हैं समासों में मैं द्वंद्व हूँ, जबकि लौकिक संस्कृत में 5वां अव्ययभावी और 6ठा द्विगु। अव्ययभावी और द्विगु 2 समास और जुड़ जाने से समासों की संख्या 6 हो गई। समासों की संख्या कितनी हो गई? 6। जबकि हिंदी में समास के प्रकार 4 हैं और संस्कृत में 6। द्विगु और कर्मधारय समासों के अन्य भेदों में आते हैं, तत्पुरुष के अन्य भेदों में। हिंदी की बात, हिंदी में समास के कितने प्रकार होते हैं आपको उत्तर 4 देना है, जबकि संस्कृत में 6। जबकि वैदिक संस्कृत में 4 थे, लौकिक संस्कृत में 6। और वर्तमान में जो संस्कृत चलती है वो लौकिक संस्कृत ही चलती है। मैं समझता हूँ कि आपने इन कथनों की गंभीरता को समझा होगा। इन कथनों के गांधीर्य और गंभीरता पर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया होगा। मूल भारोपीय भाषा, मैंने बात यहीं से शुरू की थी। मूल भारोपीय भाषा में उपसर्ग का प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो सकता था। उपसर्ग का प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो सकता था, लेकिन लौकिक संस्कृत में और आज हिंदी में क्रियापद से पहले होता है।
कहीं भी हो सकता था। क्रिया के साथ आना उसके लिए आवश्यक नहीं था। किसमें? मूल भारोपीय भाषा में। यही प्रवृत्ति वैदिक संस्कृत में भी रही, यही प्रवृत्ति वैदिक संस्कृत में भी रही। आप कॉपी पेन लेकर के भी बैठा करें, यही प्रवृत्ति वैदिक संस्कृत भाषा में रही। किंतु, किंतु पर गौर करें। किंतु ही तो परेशान करता है। जब प्यार में भी किंतु परंतु होने लग जाता है, समझ लीजिए प्यार वहां से रफा दफा होना शुरू हो गया है। ये किंतु परंतु प्यार के लिए भी, सम्मान के लिए भी हानिकारक है। मैं किंतु परंतु नहीं करता। यही प्रवृत्ति वैदिक संस्कृत में, कौन सी? ये जो वाक्य में कहीं भी उपसर्ग आ सकता था, यही प्रवृत्ति वैदिक संस्कृत में भी रही। किंतु लौकिक संस्कृत में आकर उपसर्ग की यह स्वच्छंदता जो कहीं भी आ जाता था, उपसर्ग की यह स्वच्छंदता समाप्त हो गई और हिंदी में भी समाप्त हो गई। ठीक है, ये गई शब्द को मैं बार बार इसलिए ठीक करता हूँ, ये कई बार आपसे पूछा जाता है गई ये आएगा सर क्यों? जैसे मैं समझाता हूँ, ये नई गलत है, नई दिल्ली, फिर नया कैसे लिखोगे? इसलिए नई ऐसे, नया ऐसे और नए ऐसे, ये तीनों गुणवाचक विशेषण है। ये तीनों जो हैं गुणवाचक विशेषण है और यही सही है, गुणवाचक विशेषण। और मैंने लिख दिया हो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच होता है, इसलिए आप नई दिल्ली ऐसे लिखें, नई दिल्ली, नई साड़ी, नए कपड़े, नया कमरा, नए पत्ते, नए कपड़े, नए जूते। तो मैंने आपको समझा दिया ये सही है और ये गलत। ओके ओके सर, मैं पीछे आपको लेके आता हूँ। यहाँ पर मैं आपसे बातचीत कर रहा था। जी सर, आगे बढ़ो। ये मैंने आपको समझा दिया। जी सर। प्रिय साथियों, हाँ सर, जब मैं विद्यार्थियों के अनुकूल सोचता हूँ, इसलिए मैं पैसे वाला नहीं हुआ। आप यकीन मानिए, मैं विद्यार्थियों की अनुकूलता पर गौर करता हूँ कि जितना उन्हें ज़रूरत है उतना परोसो, और उसी के आधार पर शुल्क और मैं हमेशा फीस तय करता रहा हूँ, ऑफलाइन में भी। कई बार तो ऐसा होता था कि सर 1 महीना बचा परीक्षा का, मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बैठ जाऊँ क्या क्लास में? मैं कहता हूँ बैठ जाओ। वही प्रवृत्ति यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है मेरे में। जिनकी परीक्षा 4 महीने बाद है तो कोर्स तो पूरा दूंगा। देखिए कोर्स पूरा मिलेगा और उसकी कीमत बिल्कुल घटाकर 1400 रुपये। यूपी पीजीटी और टीजीटी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यूपी पीजीटी और टीजीटी का जो कोर्स है वो महज 1400 रुपये में कोर्स पूरा मिलेगा, वैलिडिटी 4 मंथ। अगर बाद में आप इस वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो जो इस समय निर्धारित फीस है 2800 वो आप दे देंगे, तो आपकी वैलिडिटी को भी 1 साल के लिए कर दिया जाएगा। ऐसा ही MP वर्ग 2 पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम है, 4 मंथ की वैलिडिटी है। ठीक है, 1400 रुपये मिनिमम प्राइस में। इतने की तो चाय पीते हैं लोग, उसी प्राइस में मैं आपको दे रहा हूँ। आप कहीं का भी कोर्सेज ले लें, इससे बड़ी सहूलियत कहीं भी नहीं है। मेरे पास हिंदी के 30 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके एंगल अलग अलग हैं। आपकी सुविधार्थ मैंने उनको बांट रखा है। हिंदी के विद्यार्थी अमूमन गरीब होते हैं। अगर मैं हिंदी का कोर्स 100 रुपये का भी कर दूं तो भी मुझसे विद्यार्थी फ़ोन पे कहेंगे सर कुछ कम करो। एक बार तो मैंने 1 रुपये का कर दिया तो बोले सर कुछ कम करो। तो ये प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है हिंदी के विद्यार्थियों की। खैर क्या कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए दूरभाष नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। आगे बढ़ो। यस सर, प्राकृत भाषा वह है, ये वो प्राकृत नहीं है जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बात प्राकृत का मतलब है आरंभ। यहाँ प्राकृत का मतलब है आरंभ, नेचुरल। यहाँ प्राकृत का अर्थ है नेचुरल। मैं समझा दूंगा आपको एक बार। पहले
प्रकृति में अ प्रत्यय लगाने पर प्राकृत, शिव में अ प्रत्यय लगाने पर शैव, जैसे जयशंकर प्रसाद का जो दर्शन है शैव दर्शन, विद्यापति का भी दर्शन शैव दर्शन है। जीव में अ प्रत्यय लगा दो, जीव में अ प्रत्यय लगाने पर जैव, इसलिए साइंस में हम कौन सा विकास पढ़ते हैं? जैव विकास पढ़ते हैं। तो यहाँ प्रकृति का मतलब है नेचुरल यानी प्राकृत लैंग्वेज। तो जैसे संस्कृत को हम प्राकृत भी कह सकते हैं, नेचुरल। उसके बाद एक भाषा और है जो प्रथम प्राकृत, पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, राइट, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पर एक आरंभिक बात आपको दर्शाई जा रही है। प्राकृत भाषा वो है जो अकृत्रिम होती है, ठीक है ना, नेचुरल। प्राकृत भाषा वह है जो अकृत्रिम है, प्रकृत है, नेचुरल है, जबकि संस्कृत उसकी तुलना में, प्रकृत की तुलना में, प्राकृत की तुलना में, जबकि संस्कृत उसकी तुलना में कृत्रिम है, बनावटपन, बनावटीपन है, कृत्रिम अर्थात बनावटी, या यूँ कहें कि संस्कारित की गई भाषा है। प्रिय साथियों, प्राकृत शब्द का प्रयोग उस जन भाषा के लिए संभवतः होता था, प्राकृत का प्रयोग उस जन भाषा के लिए, उस लोक भाषा के लिए, उस जन भाषा के लिए संभवतः होता था जो कि वैदिक संस्कृत काल में एवं लौकिक संस्कृत काल में सामान्य जन की भाषा होती थी। किसकी? सामान्य जन की भाषा होती थी, उसे प्रकृत भाषा भी कहा जाता था। एक वो प्राकृत है जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली, वहाँ एक डजंट है, मैटर है, यहाँ जन भाषा की बात हम कर रहे हैं। प्राकृत वह भाषा है जो अकृत्रिम यानी प्रकृत है, जबकि संस्कृत उसकी तुलना में, प्राकृत की तुलना में जो संस्कृत है वो कृत्रिम है, बनावटी या संस्कारित भाषा उसकी तुलना में है। प्राकृत शब्द का प्रयोग जन भाषा या बोली के लिए संभवतः होता था, जो कि वैदिक संस्कृत काल में और लौकिक संस्कृत काल में सामान्य जन की जो भाषा हुआ करती थी उसको शायद क्या कहा जाने लगा होगा? प्राकृत, प्रकृत भाषा यानी प्राकृत कहा जाने लगा होगा, मैं ऐसा समझता हूँ दोस्तों। ठीक है, ठीक है सर। और कोई कन्फ्यूजन्स? नो सर। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने इन तथ्यों को ठीक से समझा होगा, ठीक से समझा होगा। जी सर, ये बात हमने यहाँ पर की अप्रत्यय सब में। जी सर। बाद में इसी को यानी प्राकृत को व्याकरणबद्ध करके, क्या करके? व्याकरणबद्ध करके संस्कारित किया गया और इस प्रकार उस जन भाषा प्राकृत से, इस प्रकार उस जन भाषा प्राकृत, ये अलग प्राकृत है, जन भाषा प्राकृत, यहाँ प्राकृत का मतलब है प्रकृतिगत। बाद में इसी को व्याकरणबद्ध करके संस्कारित किया गया और इस प्रकार संस्कृत भाषा अस्तित्व में आई। अस्तित्ववाद जो सिद्धांत है वो जयापाल सार्त्र का है। अस्तित्ववाद जो सिद्धांत है वो जयापाल सार्त्र फ्रॉम फ्रांस, ये फ्रांस के नागरिक थे। कौन? जयापाल सार्त्र। मैंने बीच में समझाया आपको, चलो बीच में समझाता हूँ। अस्तित्ववाद के जनक कौन है? अस्तित्ववाद के जनक है जयापाल सार्त्र। जयापाल सार्त्र का दर्शन अस्तित्ववादी है। जयापाल सार्त्र फ्रॉम फ्रांस, जयापाल सार्त्र फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस की माताएं, यूनान की माताएं दार्शनिक पैदा करती, इसलिए जितने भी आप दार्शनिक पढ़ोगे सब यूनान के हैं। यूनान की माताएं दार्शनिक पैदा करती हैं और फ्रांस की माताएं विचारक पैदा करती हैं
और भारत की माताएं अवतार पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं? अवतार पैदा करती हैं। समझ गए होंगे आप। तो मैं पीछे चलता हूँ। बाद में इसी प्राकृत को यानी प्रकृत को व्याकरणबद्ध करके संस्कारित किया गया और इस प्रकार संस्कृत भाषा अस्तित्व में आई। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राकृत संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, लेकिन ये उस प्राकृत का मैं जिक्र नहीं कर रहा जो पाली के बाद आई। यहाँ प्रकृत का मतलब है नेचुरल भाषा, जन भाषा से। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे वो जो प्राकृत है वो संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली और फिर प्राकृत, वो एक अलग मैटर है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन विद्वानों का ये मानना है कि देवभाषा संस्कृत है, इसलिए पहले अस्तित्व में संस्कृत आई। फिर जिन लोगों जो अनपढ़ हुआ करते हैं वो उसी संस्कृत को बोलेंगे, लेकिन वो ठीक से नहीं बोलेंगे। तो जो संस्कृत को ठीक से नहीं बोलेंगे उसको प्रकृत कहा जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संस्कृत प्रथमतः अस्तित्व में आई, उसका तद्भवीकरण फिर प्राकृत बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने आपको बताई, जयपाल शास्त्र का अस्तित्ववाद। किंतु हेमचंद्र ने इसकी व्युत्पत्ति किसकी? संस्कृत और प्राकृत की जहां हम बात कर रहे हैं, किंतु आचार्य हेमचंद्र ने शब्दानुशासन में, आचार्य हेमचंद्र ने अपनी रचना शब्दानुशासन में इसकी उत्पत्ति इस प्रकार बताई है। प्रकृति संस्कृत है, जो प्रथम जो भाषा पैदा हुई वो संस्कृता थी, यानी संस्कृत। प्रकृति संस्कृत तत्तर यानी तत्तर भवम यानी उसके बाद, तदागतम यानी उसका जो तद्भव रूप है। किसका? संस्कृत का जो तद्भव रूप है, तदागतम वा प्राकृतम, उसे प्राकृत कहा गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ, पहले देवभाषा संस्कृत अस्तित्व में आई और उसका बिगड़ा हुआ रूप, तद्भव रूप बाद में सामने आया। अर्थात प्रकृति या मूल भाषा संस्कृत है और जो संस्कृत से आई वह है प्राकृत। जो किससे आई? संस्कृत से आई है, वह है प्राकृत या जनभाषा। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। प्रिय साथियों, हाँ सर, प्रथम प्राकृत। अब यहां आपको समझने की चेष्टा करनी होगी। प्रथम प्राकृत यानी नेचुरल, प्रथम प्राकृत दैट इज कॉल्ड पाली। पाली को प्रथम प्राकृत, फिर आती है मध्य प्राकृत, मध्यम प्राकृत जो कि स्वयं प्राकृत है, जो कि स्वयं प्राकृत है। उसके बाद आती है तृतीय प्राकृत या उत्तर प्राकृत या तृतीय प्राकृत कह सकते हैं अपन इसको। ये द्वितीय हो जाएगी। तृतीय प्राकृत दैट इज कॉल्ड अपभ्रंश। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत स्वयं प्राकृत है और ये अपभ्रंश। प्रथम प्राकृत किसको कहा जाता है? पाली को, द्वितीय स्वयं प्राकृत को, तृतीय स्वयं अपभ्रंश को। और ये मध्यकालीन आर्य भाषाएं, तीन भाषाओं को, इन्हीं तीन भाषाओं को मध्यकालीन आर्य भाषाओं के नाम से संज्ञायित किया जाता है। आपको ये याद रखना है। मैं पीछे आ रहा हूँ। प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत के अंतर्गत वही आ गई कौन? पाली। और अभिलेखी प्राकृत आती है जिसमें अभिलेख और शिलालेख लिखे जाते थे, यानी कि सम्राट अशोक ने अभिलेखी प्राकृत का प्रयोग किया है। प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत के अंतर्गत पाली और अभिलेखी प्राकृत, ये दो भाषाएं पाई जाती हैं।
ये ज़्यादा नेचुरल है, पाली जो है अभिलेखी थोड़ी सी स्टैंडर्ड है। प्रथम प्राकृत के अंतर्गत पाली और अभिलेखी प्राकृत ये दो रूप पाए जाते हैं। पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा रही, जबकि अभिलेखी जो प्राकृत है वो शिलालेखी प्राकृत या अभिलेखी प्राकृत का प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में तथा अन्य शिलालेखों में किया गया है। सम्राट अशोक के शिलालेखों से यह पता चलता है कि 300 ईस्वी पूर्व में भाषा का क्या स्वरूप था। 300 ईस्वी पूर्व भाषा का क्या स्वरूप था, यानी पाली भाषा का स्वरूप कैसा रहा, क्योंकि सम्राट अशोककालीन भाषा भी पाली है और बौद्ध धर्म के जितने भी पिटक लिखे गए उन सब की भाषा भी क्या है, पाली। पाली के दो स्वरूप हैं, एक तो बौद्ध धर्म वाली पाली और एक अभिलेखी पाली जिसमें शिलालेख लिखे जाते। शिलालेख वाली जो पाली है वो थोड़ी स्टैंडर्ड है, अर्थात मानकीकृत है। क्या है? मानकीकृत। प्रिय साथियों, ये बात मैंने आपसे की। जी सर। श्रीलंका के जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, श्रीलंका जहाँ नागार्जुन भी गए थे वहीं अपना नाम उन्होंने नागार्जुन रखा था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वैद्यनाथ मिश्र से उन्होंने अपना नाम बदलकर पहले यात्री रखा, यानी मैथिली भाषा में उन्होंने यात्री नाम से कविताएं लिखी। फिर वैद्यनाथ मिश्र फिर श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म अपनाकर अपना नाम नागार्जुन रख लिया। केदार पांडे ने भी श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना नाम राहुल सांकरत्यायन रख लिया था। श्रीलंका के बौद्ध धर्मावलंबियों की धारणा यह है कि मगध की बोली है। कौन? पाली जो है वो मगध की भाषा रही। श्रीलंका के बौद्ध धर्मावलंबियों की धारणा है कि जो पाली है वो मगध की बोली है। और प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक गरियरसन ने भी पाली को इसे मागधी बोली मानते हुए पाली को मागधी बोली मानते हुए इस पर पैसाची अपभ्रंश जो कि पंजाब की है, पैसाची का प्रभाव स्वीकार किया था। किसने? गरियरसन ने। ठीक है। पाली साहित्य के अंतर्गत संपूर्ण बौद्ध साहित्य आता है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि पाली कौन से धर्म की मुख्य भाषा रही, तब आपका उत्तर होता है बौद्ध धर्म की। बौद्ध साहित्य आता है जो कि बौद्ध साहित्य मूलतः पिटक साहित्य एवं अनुपिटक साहित्य के रूप में मिलता है। ओके। गरियरसन भी पाली को मागधी बोली, क्योंकि ये मगध प्रदेश की भाषा है और बिहार की भाषा है। मगध में जब हम ई प्रत्यय प्रयोगित कर देते हैं तो बनता है मागधी। आप पढ़ना सीखें, आप गंभीरता बरतें। टाइम लगता है पढ़ने में। कई लोग तो 5 मिनट पढ़ते हैं चले जाते हैं, वो कोई पढ़ना नहीं है, वो टाइम पास करते हैं। जितनी अच्छी लंबी क्लास होगी वो ज़्यादा श्रेष्ठकर क्लास होती है। प्रिय साथियों, कि जैसा कि मैं पूर्व में भी आपसे वार्ता कर चुका हूँ कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती तो प्रक्रियाधीन है। क्या है? प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा अगले महीने सितंबर में बल्क में वैकेंसीज आ रही हैं, फर्स्ट ग्रेड यानी पीजीटी की। तो हिंदी के सर्वाधिक पद उसमें संभवतः हैं। आप अभी से अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं। ठीक से आप पढ़ते रहिएगा, जिससे हम एक पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रेटजी के साथ
कार्य को आगे बढ़ा सकें, ठीक से पढ़ सकें। तो प्रिय साथियों, मेरे ऐप पर 30 से अधिक कोर्सेज विद्यमान हैं। आप कोई एक कोर्सेज ले सकते हैं। न्यू और ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट है, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट रहा हो या ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हो। प्रिय साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का कोर्सेज भी विद्यमान है, आप ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 9214964437 पर आप बातचीत कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए। प्रिय साथियों, जीरो से लेकर हीरो तक कोई भी कोर्सेज आपको चाहिए, आप विजिट करें मेरे ऐप पर। डॉक्टर साहिल क्लासेज का ऐप डाउनलोड करें। आप जिनका अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, आप जिनके वेल विशर हैं, आप जिनके शुभ चिंतक हैं, वहाँ तक भी आप ये बताइए कि आप सटीक पढ़िए, ठीक पढ़िए और डॉक्टर साहिल गुजर सर से आप पढ़िएगा। यूट्यूब पर मेरी 100 से अधिक क्लासें हैं, 100+ यानी ज़्यादा ही होंगी, तकरीबन 150 घंटे की क्लासेज हैं। तो आप उनको पढ़िएगा, तय करिएगा किससे पढ़ने योग्य है और किससे पढ़ने योग्य नहीं है। प्रिय साथियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।